Hello everybody, welcome to Vani Academy. So today we are going to start our last topic of ancient Indian history, that is the cultural developments uh, within the particular time span, that is from circa 600 BC to circa 600 CE. Okay, now this is me, Palak Agnihotri, and I will teach you this course. So before coming to our course, I would like to tell you that Vani ma'am has started her foundation course on Indian polity and on Unacademy platform. So by taking your plus subscription, you can get your oriented preparation, and also you must use the referral code, that is Vani Mehra, to avail 10% discount on your preparation, as well as you will get a personal mentorship throughout your preparation. For more information, you can see the description box which is given below. Now let us start our chapter, that is thinkers, beliefs and buildings. Mainly focus is the cultural development during this particular time period. So हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में एक लॉन्ग जर्नी अक्रॉस द 1000 years टू रीड अबाउट द फिलोसफर्स एंड देयर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड दे इनहैबिटेड. उन फिलोसफर्स की थिंकिंग को जो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रहते थे, ठीक है, 1000 years के उस समय पे अक्रॉस द 1000 years, ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइम स्पैन पे वी विल ऑल्सो सी हाउ देयर आइडियाज़ वर कंपाइल्ड एज ओरल एंड रिटन टेक्स्ट. उनके आइडियाज़ कैसे ओरल और रिटन टेक्स्ट में कंपाइल हुए और एक्सप्रेस किए आर्किटेक्चर में और स्कल्पचर में उनके आइडियाज़ को, ये सब हम देखेंगे. तो these are indicative of enduring influence these thinkers had on people. While we will be focusing on Buddhism, इस चैप्टर में बुद्धिज़्म पे ज़्यादा फोकस करेंगे. ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि ये ट्रेडिशन आइसोलेशन में डेवलप नहीं हुआ बुद्धिज़्म. इसके साथ साथ बहुत सारे अदर ट्रेडिशन भी थे. ईच इंगेज्ड इन डिबेट एंड डायलॉग विद द अदर्स. ठीक है, सिर्फ एक ही ट्रेडिशन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं आया, लेकिन हम पढ़ेंगे मेनली फोकस होकर बुद्धिज़्म के बारे में ही. तो द सोर्स दैट हिस्टोरियंस यूज टू रिकन्स्ट्रक्ट दिस एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ इंक्लूड बुद्धिस्ट, जैन्स एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, as well as a large impressive body of material remains including monuments and inscription. तो among the best preserved monuments of this time is, सब बहुत सारी monuments थी इस समय, लेकिन जो best preserved थी जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो थे स्तूप और सांची के, तो मेनली फोकस करके, ठीक है, इस चैप्टर में. अब सांची के स्तूप्स के बारे में पढ़ते हैं. ये मोस्ट वंडरफुल एंशिएंट बिल्डिंग है जो कि स्टेट ऑफ भोपाल में है. मैं कह सकती हूँ कि विदिशा के एरिया में आता है. आर एट सांची कनखेरा, अ स्मॉल विलेज अंडर द ब्रो ऑफ हिल्स सम 20 miles नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल. ये उसकी पर्टिकुलर लोकेशन दी हुई है कि आपके सांची स्तूप्स कहाँ पे हैं. ठीक है, तो विच वी विजिटेड यस्टरडे. अब यहाँ पे दिखाया गया है जो भी लिखा हुआ है इस चैप्टर को, क्या फ्रॉम शाहजहां बेगम नवाब ऑफ भोपाल, उनके पर्टिकुलर रेफरेंस में दिया गया है विच शी विजिटेड. ओके, सो वी इंस्पेक्टेड द स्टोन स्कल्पचर एंड स्टैच्यूज ऑफ द बुद्ध एंड एन एंशिएंट गेटवे. उन्होंने क्या क्या इंस्पेक्ट किया उसमें यहाँ पे सब लिखा हुआ है. द ruins अपीयर टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू द यूरोपियन जेंटलमैन मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनके बारे में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के चैप्टर में भी पढ़ा था. ये डायरेक्टर जनरल थे ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के. वहाँ पे स्टे किए कुछ वीक्स के लिए नेबरहुड में, वहीं पास में सांची के, और उनके रूम्स को एग्जामिन किया अच्छे से. ठीक है, ही टुक ड्राइंग्स एंड द प्लेस डेसिफर्ड द इंस्क्रिप्शन. उन्होंने इंस्क्रिप्शन का पता लगाया कि वो किस बारे में है, क्या लिखा हुआ है, and bored his shaft down these domes. The result of his investigation were described in him in an English work. अब उनके द्वारा जो भी उनका इंग्लिश वर्क है उस पर उनके डिस्क्राइब किया गया हुआ है इस पर्टिकुलर सांची के बारे में. अब ग्लिम्स ऑफ सांची. अब देखो 19th century में जो यूरोपियंस थे वो इंटरेस्टेड थे स्तूप में, सांची के स्तूप में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको कुछ नई चीज़ें ढूंढ निकालनी थी, क्या है, किसने बनवाया, कैसा था, ये सब चीज़ें.
तो जो फ्रेंच sought शाहजहान बेगम परमिशन टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे विच वॉज बेस्ट प्रिजर्व्ड इन द डिस्प्ले इन द म्यूजियम ऑफ फ्रांस। इंग्लिशमैन ने भी यही किया, वो भी सोच रहे थे कि हम भी कुछ ले जाएं अपने साथ, इसका पार्ट जो है, ठीक है। पर फॉर्चुनेटली बोथ द फ्रेंच एंड द इंग्लिश वर सेटिस्फाइड विद द केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लास्टर कॉप्स एंड ओरिजिनल रिमेन एट द साइट। उनको प्लास्टर कोड कॉपीज़ और ओरिजिनल रिमेन मतलब वो सेटिस्फाई हो गए इन सब चीज़ों से ही। अब वो गेटवे ले जाने की बात नहीं कर रहे थे। अब क्या होता है, जो रूलर्स थे भोपाल के, जैसे शाहजहां बेगम और उनके जो सक्सेसर्स थे, वो मनी प्रोवाइड करते थे। क्यों? इस पर्टिकुलर साइट के प्रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि कोई भी मॉन्यूमेंट होती है सरकार जो है उस पर क्या करती है, उनकी सुरक्षा के लिए, ये ताजमहल वगैरह इनकी सुरक्षा के लिए उस पर पैसे खर्च करते। उसी तरह ये शाहजहां बेगम भी और ये सब लोग क्या करते थे, प्रिजर्वेशन के लिए पैसे खर्च करते थे। जॉन मार्शल ने एक डेडिकेट किया अपना एक वॉल्यूम सांची के लिए, वॉल्यूम ऑन सांची पर, सांची के जो स्तूप हैं उन पर, टू सुल्तान जहान के लिए, ठीक है, उन्होंने दिया अपना एक डेडिकेटेड वॉल्यूम। अब क्या हुआ, वो लोग क्या करते थे, फंड करते थे म्यूज़ियम को और पब्लिकेशन को। जो ये बेगम थी और ये जो सुल्तान वगैरह जो हुआ करते थे, वो क्या करते थे, म्यूज़ियम को भी फंडेड करते थे और पब्लिकेशन जो इनकी है सांची पे, क्योंकि ये पर्टिकुलर उनके राज्य की बात है ना, उनके राज्य के ही मॉन्यूमेंट की वो लोग प्रेस कर रहे हैं और म्यूज़ियम हैं और उन्हीं की पब्लिकेशंस हैं, तो इसलिए। तो सबसे जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी वो थी बुद्धिस्ट सेंटर। द डिस्कवरी ऑफ सांची वॉज वास्टली ट्रांसफॉर्म्ड अंडर और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज़्म। ये जो सांची के स्तूप से क्या बताते हैं हमको कि अर्ली जो बुद्धिज़्म था उसका फेस कैसा रहा, क्या चीज़ होती थी उस समय, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। पर इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो अभी तक अनसॉल्व्ड है। ये सांची के स्तूप आप देख सकते हैं, मैंने भी इनको देखा है रियल में। ये आपके मध्य प्रदेश में भोपाल के पास, ये विदिशा के पास ये सांची है जगह, वहाँ पे ये लोकेट करते हैं, अशोक द्वारा बनवाए गए। अब बैकग्राउंड पढ़ते हैं। सैक्रिफाइस एंड डिबेट। द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC टर्निंग पॉइंट माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, क्योंकि इसमें बहुत सारे थिंकर्स का इमर्जेंस हुआ, बहुत सारे थिंकर्स आए, जैसे ज़रास्त्रा इन ईरान, ज़ांगी चाइना में, और इसी तरह बहुत सारे जो थिंकर्स हैं उस पर्टिकुलर समय पे इमर्जेंस हुआ उनका। उन्होंने क्या किया, क्या मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश की। वो लोग ये ढूंढने के लिए, ये सोचने, ये अंडरस्टैंड करते थे, ये समझते थे कि क्या क्या माइजरीज़ हैं एग्जिस्टेंस की, ह्यूमन की जो एग्जिस्टेंस है उसके क्या दुख हैं, क्या माइजरीज़ हैं, एंड जो रिलेशनशिप है ह्यूमन बीइंग और कॉस्मिक ऑर्डर में, ये पूरा फिलोसफिकल थॉट लिखा हुआ है कि क्या ह्यूमन बीइंग का कॉस्मिक ऑर्डर यानी यूनिवर्स से क्या रिलेशन है, क्या चीज़ है ह्यूमन के एग्जिस्टेंस की वजह है, और ये सब चीज़ों में कई क्वेश्चंस आए। ये टर्निंग पॉइंट माना गया था। तो न्यू किंगडम एंड सिटी डेवलप, उस समय नए किंगडम और सिटी भी डेवलप होने लगे, चेंजेस होने लगे बहुत सारे सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में लोगों की, ठीक है। उस समय ऋग्वेद जो है उसके जो हिम्स होते थे वो प्रेस करते थे वैरायटी ऑफ डिटी को, जैसे कि किसकी प्रेस थी उसमें मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में, आप प्लीज़ देख लीजिए वो सब। उसमें अग्नि को, इंद्र को, सोम को, उनकी तारीफ़ें करते थे। साथ ही साथ ये कब वो चैंट किए जाते थे, ऋग्वेद के जो हिम्स हैं ये जो हैं उनको चैंट किया जाता था ड्यूरिंग द सेक्रीफाइसेस, या लोगों की प्रेयर के समय, जब वो प्रेयर करते थे अपनी वेलबींग के लिए, खाने के लिए, थैंक करते थे भगवान को जो भी है, तब ये जो ऋग्वेद की हिम्स हैं इनको चैंट किया जाता था। अब बात होती है, एट फर्स्ट सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म कलेक्टिवली। पहले क्या होता था, जो सेक्रीफाइसेस होते थे उनको कलेक्टिवली एक साथ परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। बाद में क्या होने लगा कि कुछ हेड्स होते थे हाउस होल्ड के, वो लोग करने लगे, इसके लिए घर के वेलबींग के लिए, हाउस होल्ड के वेलबींग के लिए। मोर एलेबोरेट सेक्रीफाइसेस जैसे कि राजसूया एंड अश्वमेध वर परफॉर्म्ड बाय चीफ एंड किंग हु डिपेंड ऑन प्रीस्ट। ऐसे किंग्स जो प्रीस्ट पे डिपेंड रहते थे उनके द्वारा कौन से एलेबोरेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे, राजसूया एंड अश्वमेध, ठीक है। जो आइडियाज़ हैं वो फाउंड है उपनिषद में, जैसे पीपल बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे लाइफ के मीनिंग के लिए कि जीवन का क्या अर्थ है, क्यों हमारा ये एग्जिस्टेंस है, कैसे हम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द लाइफ आफ्टर डेथ एंड रीबर्थ, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो मरने के बाद भी रीबर्थ होगा, या रीबर्थ क्यों होता है, या डेथ के पीछे क्या कारण है, या रीबर्थ के पीछे क्या कारण है।
क्या लाइफ है, पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ क्या है डेथ के बाद, क्या होती है लाइफ दूसरी की नहीं होती है। थिंकर्स वर कंसर्न्ड नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, मतलब अल्टीमेट जो सत्य है, परम जो सत्य जिसको कहते हैं अपन, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसकी क्या नेचर है, इस पे मतलब थिंकर्स जो है वो कंसर्न होते थे। अब डिबेट्स एंड डिस्कशंस में आते हैं, क्या डिबेट्स और डिस्कशंस होते थे। ग्लिम्स ऑफ दीज बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच मेंशन्ड एज मैनी एज 24 सेक्ट और स्कूल्स ऑफ थॉट्स। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में दिया हुआ है 24 सेक्ट या फिर स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं इनको, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें डिबेट होती है, किसके, डिबेट टुक प्लेस इन कुटगराशाला जिसको कहते हैं। ये क्या होती थी, एक हट जैसा होता था जिसका पॉइंटेड रूफ होता था ऐसा। उसके अंदर क्या होती थी, उस हट के अंदर डिबेट्स होती थी या फिर ग्रुप्स में होती थी डिबेट, ठीक है। वेयर ट्रैवलिंग मेडिकेंट्स हॉल्टेड, ठीक है, जहाँ पर ट्रैवलिंग मेडिकेंट्स जो हैं वो रुक जाया करते थे। तो अगर कोई फिलोसफर किसी पर्टिकुलर फॉलोअर को कंसर्न वो क्या कहते हैं अपनी बात में लाने में सफल होता है, यानी कि जैसे कि वहाँ पे चर्चाएं चलती थी धर्म से रिलेटेड और मतलब बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशन चलते थे, तो अगर कोई फिलोसफर सक्सीड हो जाता है तो जो दूसरा फॉलोअर होता है किसी पर्टिकुलर दूसरे रिलीजन का या दूसरे सेक्ट को मानने वाला, लेटर ऑल्सो बिकम हिज डिसिपल, वो बाद में उसका डिसिपल बन जाता था या उसको फॉलो करने वाला बन जाता था, ठीक है। बुद्ध और महावीर ने क्वेश्चन किया वेदों की अथॉरिटी पे कि वेद की क्या अथॉरिटी है, क्या है ये असली वेद, किसने बनाया, कौन है इसका अथॉरिटी। तो जो महावीर और बुद्ध थे इन्होंने क्या एम्फेसाइज किया, इंडिविजुअल एजेंसी पे। दे सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया बुद्ध और महावीर ने कि men and women could strive to attain liberation from trials and tribulation of worldly existence। मैन एंड वुमेन ही अब खुद का लिबरेशन अटेन कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी इंसान को, ये बुद्धिज़्म में आप पढ़ेंगे, जैनिज़्म में अगर आप फिलॉसफी पढ़ेंगे दोनों के, आपको पता चलेगा कि इंसान खुद ही अपने लिबरेशन का कारण बन सकता है, कोई दूसरा उसको लिबरेशन नहीं दिला सकता। मैं चाहूँ कि मेरी मुक्ति कोई दूसरा ही मेरी मम्मी पापा करवा दें तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मुक्ति के लिए, मेरे निर्वाण के लिए, मेरे कैवल्य के लिए, कैवल्य कहते हैं लिबरेशन को जैनिज़्म में, और बुद्धिज़्म में निर्वाण कहते हैं। तो लिबरेशन जो है वो कब मिल सकता है, सिर्फ खुद के ही प्रयत्नों से। अब ब्राह्मणिकल जो पोजीशन थी वो इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस को मानती थी कि वो डिटरमाइंड बाय बर्थ होता है। अगर किसी इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस है तो उसका जो क्या जाति है, क्या कुछ है, वो सब डिटरमाइंड बाय बर्थ, वो उसके जन्म से ही पहले से निश्चित रहता है कि ऐसा होने वाला है उस पर्टिकुलर ह्यूमन का, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस। ये कौन मानता था, ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट होती थी या ब्राह्मणिकल जो थिंकिंग होती थी वो। प्रिजर्वेंस ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में, बियॉन्ड द वर्ल्डली प्लेजर्स द मैसेज ऑफ महावीर, दुनिया भर के सुखों के मज़े के बियॉन्ड एक मैसेज था महावीर का। क्या, जो जैन की फिलॉसफी होती है वो एग्जिस्ट करती थी नॉर्थ इंडिया में बिफोर वर्धमान महावीर, दैट इज़ फ्रॉम सिक्स सेंचुरी BC, ठीक है। यानी कि जो फिलॉसफी थी जैनिज्म से रिलेटेड वो नॉर्थ इंडिया में पहले से ही प्रिवेल करती थी। जब वर्धमान का या महावीर का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले से जैन फिलॉसफी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। क्योंकि वर्धमान के पहले भी, मतलब महावीर जी के पहले भी 23 तीर्थंकर आए और महावीर जो थे वो 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मतलब क्या होता है, टीचर्स, ऐसे टीचर्स जो गाइड करते हैं मैन एंड वुमेन को अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म क्या होते थे, एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड एंड हैव लाइफ। उनका मतलब ये था कि कोई भी चीज़ है, सब में जीवन है, सब में जितनी भी चीज़ें हैं वर्ल्ड में उनमें सब में जीवन है और किसी को भी हानि पहुंचाना गलत है। मतलब वो अहिंसा का वो जो था उनका, उसको रिस्पेक्ट करते थे कि किसी भी चीज़ को अपन हार्म नहीं पहुंचाना है क्योंकि सब में लाइफ एग्जिस्ट करती है। प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा वही कि नॉन इंजुरी कहते हैं अहिंसा को, ठीक है। साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड बर्थ शेप्ड थ्रू कर्म, जो साइकिल होती है कि जन्म फिर जन्म फिर जन्म फिर जन्म फिर जन्म फिर जन्म अगला जन्म अगला जन्म, ये साइकिल जो है शेप होती है कर्म के थ्रू। जैसे कर्म होंगे उस हिसाब से आपको बर्थ मिलेगा और अगर अच्छे कर्म हुए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो
asceticism and penance required to free oneself from the cycle of कर्म। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक इंसान के लिए जो उनको साइकिल ऑफ कर्म से फ्री कर देते हैं। और 5 ग्रेट वॉज को वो मानते थे। 5 ग्रेट वॉज क्या होते थे? सत्य, अहिंसा, आस्ते यानी कि चोरी नहीं करना, ठीक है, सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य और अपारिग्रह। ब्रह्मचर्य मतलब आप जानते हैं सेलिबेसी। अपारिग्रह मतलब नॉन पॉसेसिवनेस, किसी चीज़ से मोह ना होना कि मेरा है, मेरा 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 मैं वाली चीज़ वो नहीं होना, ठीक है। अब जैनिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और जो वेल्थ थी इनके लिटरेचर की वो 3 मेन लैंग्वेज में हुआ करती थी, प्राकृत, संस्कृत और तमिल, जो कि ऑर्डिनरी मैन की लैंग्वेज होती थी उस समय। अब द बुद्ध एंड द क्वेस्ट ऑफ एनलाइटमेंट, बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। बुद्ध एक इन्फ्लुएंशियल टीचर थे। उनका जो मैसेज था वो सब कॉन्टिनेंट में तो फैला था, साथ ही उसके दूसरे पार्ट में बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। जैसे कई देश होते थे, थाईलैंड, म्यांमार, ये कोरियन देश जो होते हैं वो, जापान तो नहीं कह सकते, हाँ, मतलब जो ईस्ट एशिया वाले देश है ज़्यादातर, वहाँ पे चाइना वगैरह में इनका जो था धर्म फैला हुआ था, बुद्धिज्म, इनका मैसेज जो है वो फैला हुआ था। तो बुद्ध जो थे सिद्धार्थ, वो शाक्य क्लैन के थे, शाक्य क्लैन डायनेस्टी, और उनकी जो अपब्रिंगिंग है बहुत ही शेल्टर्ड थी, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो ये बता दिया गया था कि वो सन्यासी बन जाएंगे। तो उनके पापा ने उनको इतने सुखों में रखा, इतने शेल्टर्ड एरिया में रखा, उनको कभी बाहर की दुनिया देखने ही नहीं दी कि इसको दुख ना हो जाए और ये सन्यासी ना बन जाए। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने चैरिटी से बोला कि चलो तुम मुझे घुमा लाओ, बाहर गए और उन्होंने देखा, वो डीपली एंगेज्ड हो गए। क्या देख के? ओल्ड मैन सिक और डेड को देख के। तो उनके मन में दुख आया। फिर उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ निकाले, दुख क्या है, दुख का कारण क्या होता है, क्या उसकी समाप्ति है और क्या उसके रास्ते हैं, 8 फोल्ड पाथ जिनको कहते हैं वो, ठीक है। ही डिसाइडेड दैट ही टू वुड अडॉप्ट द पाथ, लेफ्ट द पैलेस, छोड़ दिया अपना महल, इन सर्च ऑफ द ट्रूथ, सत्य की खोज में। मेडिटेट किया सेवरल डेज के लिए, फिर उनके बाद उनको एनलाइटमेंट मिली और उन्होंने धर्म का प्रचार किया या पढ़ाया, जो कि राइटियस पाथ होता है लिविंग के लिए। ये बुद्ध को आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं द टीचिंग ऑफ बुद्ध। टीचिंग क्या थी उनकी? सुत्त पिटक में दिया हुआ है उनके टीचिंग्स के बारे में। बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उसके बारे में सुत्त पिटक में दिया। उनकी 3 बुक होती हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ठीक है। तो कुछ स्टोरीज थी जो कि उनकी मिरेकुलस पावर के लिए थी। कुछ स्टोरीज बनी जो बुद्ध, जिसमें लिखा था कि बुद्ध ट्राई टू कन्विंस पीपल। कुछ स्टोरीज थी कि उनमें रीजन थे, परसुएशन थे। बुद्ध यूज़ करते थे रीजन और परसुएशन रादर देन डिस्प्लेइंग ऑफ सुपर नेचुरल पावर। वो अपनी सुपर नेचुरल पावर दिखाने के बजाय लोगों को परसुएड और समझाते थे रीज़न देके। उनकी फिलॉसफी ये थी कि वर्ल्ड इज़ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब पक्का नहीं है, अनित्य यानी कि फॉल्स है, ठीक है, चेंज होता रहता है कॉन्स्टेंटली। और सोल लेस है, मतलब वो आत्मा पे विश्वास नहीं करते थे। नथिंग इज़ परमानेंट और इटर्नल, कोई भी चीज़ परमानेंट और इटर्नल नहीं है, यानी कि आत्मा नाम का कोई एलिमेंट ही नहीं है। और दुख एग्जिस्ट करता है इस संसार में, ह्यूमन एग्जिस्टेंस है तो दुख है, और दुख है तो उसका कारण भी है, कारण है तो उसका निवारण भी है, निवारण है तो मुक्ति के रास्ते भी हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन, मध्यम जो कहते हैं मार्ग है, उसको फॉलो करके उन्होंने जो है सेल्फ इंडल्जेंस दैट ह्यूमन बीइंग कैन राइज अबव दीज ट्रबल्स, बहुत सारे पाथ सजेस्ट किए जिससे ह्यूमन बीइंग राइज कर सकता है, ऊपर उठ सकता है इन सब ट्रबल से। कोई डिवाइन पावर नहीं थी उनके अकॉर्डिंग सोशल वर्ल्ड में। ह्यूमन खुद ही अपने एग्जिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है, कोई डिवाइन पावर नहीं है, ठीक है, उनका ये मानना था। उन्होंने एडवाइस किया कि जो किंग और गृहपतिज हैं उन्हें ह्यूमेन रहना चाहिए, है ना, और उन्हें एथिकल रहना चाहिए हमेशा। तो राइटियस एक्शन पे उन्होंने फॉलो किया कि राइटियस एक्शन ही तुमको अब तुम्हारे साइकिल ऑफ कर्म से बचा सकते हैं और तुम्हें निर्वाण दिला सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं। उनका ये कहना था बुद्ध का, बी लैम्प्स ऑन टू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन, ठीक है। तुम्हारे लिबरेशन के लिए उन्हें पता है ना, तुम खुद ही हो जो तुमको खुद को लिबरेशन दिला सकते हो, कोई दूसरा नहीं है। अब फॉलोअर्स ऑफ बुद्ध की बात करते हैं। फॉलोअर्स बुद्ध वो होते हैं जो बॉडी ऑफ डिसिपल्स ऑफ बुद्ध, जो बुद्ध के डिसिपल्स होते हैं, ठीक है। उन्होंने फाउंड किया एक संघ, मॉन्क्स का संघ, उन्होंने संघ यानी एसोसिएशन फाउंड किया, जो टीचर्स होते थे धर्म के बारे में प्रचार करते थे और धर्म के बारे में बताते थे। वो लोग अल्म्स में रहते थे और इन्हें भिक्खूज कहते थे, क्योंकि वो भिक्षा मांग के रहते थे। वो संघ के जो लोग थे भिक्षा मांग के रहते थे। शुरू में वहाँ पे सिर्फ मेन ही अलाउड थे, लेकिन बाद में वुमेन का भी एडमिशन होने लगा उस संघ में।
दूसरी बात, वो पहली लेडी जो संघ में गई और भिक्षुनी बनी वो कौन थी? बुद्ध की जो स्टेप मदर थी महाप्रजापति गौतमी, वो पहली विमेन थी जो संघ ज्वाइन करने वाली पहली भिक्षुनी बनी। ठीक है। फॉलोवर्स जो थे कई सोशल ग्रुप के थे, क्योंकि जो लोग अनसेटिस्फाइड थे ब्राह्मणिकल कोड ऑफ जो बिहेवियर या ब्राह्मणिकल कोड ऑफ कास्ट सिस्टम है सो कॉल्ड, उससे जो लोग परेशान थे वो लोग क्या किए? बुद्धिज़्म को ज्वाइन किए। कई क्राफ्टमैन, किंग्स, मर्चेंट्स, सब लोग। ठीक है। ऑल वर रिगार्डेड, और यहाँ पे आने के बाद सबको इक्वल मान्यता मिली। अपनी पुरानी आइडेंटिटी जो भी वो थे पहले किंग वगैरह उनको छोड़ो, और यहाँ पे वो सब एक साथ एक इक्वालिटी फॉलो करके रहते थे। बुद्धिज़्म जल्दी जल्दी बढ़ने लगा, और सोशल जो डिफरेंसेस होते थे मैंने बताया ना, वो ड्यू किए लोगों को बुद्धिज़्म की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट जो लास्ट पार्ट है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का इस पर्टिकुलर थीम्स वाले बुक का, वो हम कवर करेंगे अपने अगले सेशन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe our channel Vani Academy, and also hit the bell icon. We are here to empower, involve and encourage you. Thank you so much.